नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी पे। आज हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पीछे के चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा हो रहा था तो हमने उस चैप्टर को वहीं पे एंड किया। आगे के पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का टॉपिक। तो हम लोग इस ग्राफ को भी देखते हैं ईसीबी के। अगर मार्च 2022 में देखें, ये काफी हाईएस्ट था ईसीबी का, जो धीरे धीरे गिरते करते अगर अक्टूबर 2022 तक काफी नीचे आ गया। तो अब उसके बाद आरबीआई ने रेज किया, जो सीलिंग है, जो ऑल इन कॉस्ट की सीलिंग है, वो काफी रेज कर दिया ऊपर, ताकि जो लेंडर हैं वो लेंड कर सकें, वो दे सकें, क्योंकि उनको ज्यादा मार्जिन मिल सके, ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके। और जैसे उन्होंने रिवाइज किया, देखिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कितना लेंडिंग बूम हुई और इंडिया में फिर ईसीबी रेज होना शुरू हो गया, लोगों ने लेंड करना शुरू हुआ। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग जो इंडिया में ओवर द पीरियड कैसे मूव हुआ, इस ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये डेटा जो है वो यूएसडी में है और मिलियन में है। तो अगर देखा जाए 5000 मिलियन जो रेज किया है मार्च 2022 में, और वहीं अप्रैल में घट के हो गया 311। अब मई में हो कितना हुआ 1416 मिलियन, और जून में कितना हुआ 1711, और जुलाई में कितना 1512, और उसके बाद ये बढ़ा है 2472, फिर बढ़ा है अगेन 2588 मिलियन डॉलर, और अगेन जो रिवाइज होने से पहले ये था 1429 मिलियन डॉलर, और जब रिवाइज हुआ तो ये हो गया 5200, ऑलमोस्ट 3 टाइम। और ये फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे ये डाउन हुआ है। तो ये ईसीबी कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन, आरबीआई में बहुत सारे चेंजेस किए। तो ईसीबी का जो प्रोसेस था उसको भी आरबीआई ने काफी स्मूथ कर दिया। जो फॉर्म्स थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, बहुत सारी अननेसेसरी जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसको भी क्लीन करा। अभी आपको केवल 2 फॉर्म भरने की जरूरत है, एक ईसीबी एनेक्स्चर 1 और ईसीबी एनेक्स्चर 2। तो ये जो फॉर्म है ये आपको अप्लाई करने के लिए और आपको रेगुलेटरी फाइलिंग के लिए आपको जरूरत होती है। केवल ईसीबी की जो फाइलिंग होगी उस पर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि किस किस पर्पज में इंडिया में जो ईसीबी रेज होते हैं उनका क्या स्पेसिफिक पर्पज होता है। तो आज हम इस पर्पज पे डिस्कस करेंगे इंडिया में तो किन किन पर्पज से रेज होता है। तो अगर हम लोग देखें इसको तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। पहला, वर्किंग कैपिटल के लिए सबसे बड़ा पार्ट जो होता है किसी कंपनी में, वर्किंग कैपिटल के लिए वो ईसीबी रेज होता है। अगर दूसरा बात करें तो न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए वो रेज होता है, वो कितना परसेंटेज है 11%। जो नए प्रोजेक्ट, जो कंपनी नए प्रोजेक्ट्स लगा रही है उनके लिए रेज करती है 11%। अगर तीसरे की बात करें मॉडर्नाइजेशन के लिए कंपनी कोई वो बाहर से पैसे रेज करती है, वो कितना उसका पार्टिसिपेंट होता है 8%। 8% जो है वो जो भी ईसीबी रेज हुआ है इंडिया में वो मॉडर्नाइजेशन के लिए रेज हुआ है। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स जो होता है उसका भी पार्ट 8% है। मतलब जो भी बड़े बड़ी मशीनरी, बड़े कैपिटल गुड्स जो इंपोर्ट करता है उनकी पेमेंट के लिए जो यूज होता है ईसीबी, वो उसका पार्ट 8% है। और ऑन लैंडिंग एंड सब लेंडिंग, मतलब लेंड कर रहे हो या सब लेंड के लिए पैसा, जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो लेंड करने के लिए पैसा वो इंडिया में लेंड करती है, छोटे छोटे शॉपकीपर्स को लेंड करने के लिए, तो वो भी रेज करती है। एनबीएफसी भी रेज करती है बाहर से पैसे, ईसीबी रेज करती हैं। तो वो जो होता है उनका पार्टिसिपेंट कितना है, वो 7% तक है, वो रेज करती हैं ईसीबी के रूप में। अगर आप बात करें रीफाइनेंसिंग ऑफ अर्लियर ईसीबी, मतलब कोई ईसीबी चल रहा हो और वो ईसीबी को पे करने के दूसरी ईसीबी रेज करते हैं तो रीफाइनेंस करते हैं, या उसी ईसीबी को रीफाइनेंस कर देते हैं, तो वो जो है ईसीबी वो कितना पार्ट होता है, वो केवल 2% में आता है। और अदर की अगर बात करें, अदर एक्टिविटीज के लिए वो 19% जो होगी वो अदर देन ये सारी चीजों के लिए यूज होती हैं। तो होप ये समझ में आए इस ग्राफ से देख के कि ईसीबी जो इंडिया में रेज होती हैं उनका क्या क्या स्पेसिफिक पर्पस है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारे पर्पस क्लियर हो गए, किन किन पर्पस में इंडिया में ईसीबी रेज किए जाते हैं। तो अभी हम लोग ईसीबी के पर्पस समझे कि किस किस पर्पस के लिए ईसीबी इंडिया में रेज होता है। अब हम लोग समझते हैं कि सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो ईसीबी रेज कर रहे हैं इंडिया में। तो ये जो टॉप सेक्टर्स हैं हम उसकी बात करते हैं। ये सारे सेक्टर्स हैं जो रेज कर रहे हैं ईसीबी को, और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है जो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी,
जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एनबीएफसी और सारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो जो है 44% उनका शेयर है। मतलब 44% जो है ईसीबी वो ये सारे सेक्टर की कंपनीज रेज करें। कौन? जो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वॉल्व है वो सारे जो कंपनीज हैं वो 44% ईसीबी रेज कर रही है। अगर दूसरे की बात करें मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो 35% तक रेज करें। मतलब 35% जो ईसीबी का शेयर है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो अपने रॉ मटेरियल के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए वो सारे ये सेक्टर में यूज कर रहे हैं। मशीनरी मंगाने के लिए वो कहीं ना कहीं वो ये सारे सेक्टर्स यूज कर रहे हैं। अगर तीसरा बात करें इंफॉर्मेशन सर्विस, इंफॉर्मेशन आईटी से रिलेटेड जो सर्विस सेक्टर्स हैं वो ईसीबी रेज कर रहे हैं 7%। अगर वेयर हाउसिंग एंड सपोर्ट के लिए जो सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं वो रेज कर रहे हैं 5%। अगर एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो कंपनी है वो रेज कर रही हैं कितना? 4%। अगर इलेक्ट्रिसिटी, गैस एक्सेट्रा में जो कंपनी इन्वॉल्व हैं वो रेज कर रही हैं कितना? 4%। ठीक है। और अगर होलसेल ट्रेड में कोई इन्वॉल्व है वो कंपनी, वो रेज कर रही है कितना? 1% वो रेज कर रही हैं। और अगर हेड ऑफिस है कोई कंपनी के हेड ऑफिस से तो वो रेज कर रहा है कितना? ऑलमोस्ट 0%। बहुत पॉइंट में रेज कर रहे हैं। सिमिलरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई कंपनी है तो वो भी रेज कर रही है ऑलमोस्ट 0%। और सिमिलरली होलसेल एंड रिटेल से रिलेटेड वो भी ऑलमोस्ट पॉइंट में। तो ये सारा जो लास्ट के 3-4 जो सेक्टर हैं बहुत ही छोटा पार्ट रोल करती हैं। जो मेजर पार्ट है वो आपका फाइनेंसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। ये जो सेक्टर्स हैं ये सबसे बड़ा ईसीबी रेस कर रहे हैं आज के टाइम में। तो अगर आपकी ऐसी कंपनी जो इन सारे सेक्टर से रिलेट कर पा रही है और उनको लगता है कि लोकल मार्केट में फाइनेंस रेस करना काफ़ी महंगा पड़ रहा है तो आप भी ईसीबी रेज कर सकते हो। या जो लोग समझना चाहते हैं ईसीबी कैसे रेज किया जाए, उसके प्रोसेस को समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। होप आपको समझ में आया कौन से सेक्टर ईसीबी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। तो हमने ईसीबी को स्टार्ट करने से पहले बहुत बार बोला कि कोई भी एंटिटी ऐसे ईसीबी रेज नहीं कर सकती। ईसीबी की रेज करने के लिए एलिजिबल बोरोवर होना चाहिए। वो जो बोरोवर है अगर वो एलिजिबल कैटेगरी में आता है आरबीआई के, तभी वो ईसीबी रेज कर सकता है। तो हम लोग इससे समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी एंटिटी, वो कौन सा पर्सन एलिजिबल बोरोवर हो सकता है। तो अगर एलिजिबल बोरोवर की बात करें एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के लिए तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले एलिजिबिलिटी है जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन में और दूसरी एलिजिबिलिटी जो है वो आईएनआर डिनोमिनेटेड करेंसी में। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वो सारी एंटिटी एलिजिबल टू रिसीव एफडीआई, फर्दर द फॉलोइंग एंटिटीज आर आल्सो एलिजिबल। मतलब वो सारी एंटिटी जिनको आरबीआई ने एफडीआई के लिए अलाउ किया हुआ है वो सारी एंटिटी एफडीआई के साथ साथ ईसीबी भी रेज कर सकती हैं। जितनी भी एंटिटीज में एफडीआई अलाउ है, जितने सेक्टर्स में एफडीआई अलाउड है, उन सारे सेक्टर्स के लिए ईसीबी भी अलाउड है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले इसको इजी करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, वो सारे सेक्टर्स को फ्री कर दिया जिसमें एफडीआई ऑलरेडी अप्रूवल दिया हुआ है ऑटोमेटिक रूट के लिए। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि वो सारे सेक्टर ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं अगर उनको एफडीआई अलाउड है। तो वो कौन कौन से सेक्टर हैं? पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट मतलब जो भी जहां सीज पे पोर्ट बने हुए हैं, वो पोर्ट जो शिपमेंट के लिए अलाउड है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारे पोर्ट ट्रस्ट को वो एलिजिबल हैं ईसीबी बोरो करने के लिए। उसके अलावा जितनी भी एंटिटी हैं स्पेशल इकोनॉमी जोन, स्पेशल इकोनॉमी जोन जो बनाया जाता है वो उन एंटिटीज के लिए जो वो इस एरिया में जो एंटिटीज होती हैं वो फॉरेन एंटिटी ट्रीट की जाती है। उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं फॉरेन एंटिटी की तरह, ताकि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें, एक्सपोर्ट को ग्रो कर सकें। वो उस एंटिटी के लिए बेनिफिशियल होता है। उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे रूल्स से रेगुलेशन में बेनिफिट मिलते हैं। तो वो अगर स्पेशल इकोनॉमी जोन में कोई एंटिटी है, कोई कंपनी है, तो वो भी ईसीबी रेज कर सकती है। तो इसके अलावा सिडबी बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए जो बैंक बनाया गया है, इंडियन गवर्नमेंट का बैंक है, वो उनको लैंड करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको ग्रो कराता है। तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट के लिए जो बैंक है, सिडबी बैंक है, वो भी ईसीबी रेज कर सकता है। स्पेसिफिक अप्रूवल है उसके लिए, वो रेज करता है ईसीबी। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड इन्हेंसमेंट के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए बैंक बनाया गया है। तो ये बैंक भी रेज कर सकता है ईसीबी। तो ये क्लियर हो गया कि फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन में वो कौन कौन सी एंटिटी अलाउड हैं
जो रेज कर सकती है। तो ये क्लियर हो गया पहला कि सारे एंटिटी जो एफडीआई के लिए अलाउड है, वो सेक्टर से एफडीआई के लिए अलाउड है, वो रेज कर सकते हैं। दूसरा, पोर्ट ट्रस्ट हैं वो अलाउड हैं। उसके अलावा सेज में जो यूनिट है वो अलाउड है। उसके अलावा सिडबी बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये सारी एंटिटी जो हैं वो अलाउड है ईसीबी रेज करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि आईएनआर से रिलेटेड कौन कौन सी एंटिटी। तो आईएनआर से रिलेटेड वो सभी एंटिटी एलिजिबल हैं जो एफसीवाई ईसीबी रेज कर सकती है। मतलब ये सारी एंटिटी जो है वो आईएनआर में भी रेज कर सकती है। अब उनके अलावा कौन कौन सी है? दूसरा, रजिस्टर्ड एंटिटी इंगेज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी, वो सारी छोटी छोटी जो माइक्रो फाइनेंस करते हैं, जो एनबीएफसी से रिलेटेड है, वो एंटिटी वो कर सकते हैं। उसके अलावा रजिस्टर्ड फॉर नॉट प्रॉफिट कंपनी, जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज बनाई गई हैं जिनका एम है सोशल सर्विस, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाई गई हैं, वो एंटिटी भी आईएनआर में ईसीबी रेज कर सकती हैं। उसके अलावा जो सोसाइटी है, ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी सोसाइटी जो किसी ने स्पेसिफिक कॉज के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए बनाई गई हैं, वो सारी आईएनआर में रेज कर सकते हैं ईसीबी। होप इससे आपको ये समझ में आया है कि एलिजिबल बोरोवर कौन है। इनके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन, ऐसी एंटिटी वो रेज नहीं कर सकता, वो एलिजिबल बोरोवर कैटेगरी में अगर नहीं आता है। अगर इन कैटेगरी के अलावा कोई बोरोवर है तो उसको सबसे पहले अप्रूवल लेना होगा आरबीआई से, तभी वो जाके ईसीबी रेज कर सकता है। होप आपको ये समझ में आया एलिजिबल बोरोवर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ईसीबी का टॉपिक काफी बड़ा हो रहा है, तो हम लोग आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और साथ ही साथ लाइक और कमेंट करके हमें बताते रहिए। थैंक यू एवरीवन।